क्योंकि आपकी सेहत का हमें है ख्याल, इसलिए हम हाजिर हैं लेके कार्यक्रम डॉक्टर ऑनलाइन आपके द्वार। दोस्तों, डॉक्टर ऑनलाइन की इस नई श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं जोधपुर के सुप्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर प्रवीण सुराणा। डॉक्टर प्रवीण सुराणा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एमबीबीएस और एमडी जोधपुर से ही किया। तत्पश्चात संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ से इन्होंने अपना न्यूरोलॉजी में डीएम का कोर्स किया। कर्म भूमि के रूप में इन्होंने जोधपुर को ही चुना और पिछले कई वर्षों से आप जोधपुर में न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क एवं नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी जिसके बारे में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं हमें। हमारा फोन नंबर है 51099956। डॉक्टर प्रवीण सुराणा, डॉक्टर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी शरीर के किन अंगों से संबंधित है। नमस्कार, डॉक्टर विजय बालानी एवं सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो हम न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तथा स्नायु तंत्र की सभी बीमारियों का उपचार और निदान करते हैं। ठीक, डॉक्टर सुराणा ने बताया कि न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियों के बारे में होती है। डॉक्टर सुराणा, किन लक्षणों को लेकर आमतौर पर डॉक्टर आपके पास आते हैं? सर दर्द तो एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, उसके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं जिनसे जो कॉमनली आपको देखने में मिलती हैं? न्यूरोलॉजिस्ट की ऑफिस प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा सर दर्द एवं मृगी के पेशेंट होते हैं। इसके अलावा गर्दन दर्द, कमर दर्द के मरीज होते हैं और इमरजेंसी के अंदर लकवे के मरीज आते हैं। और इसी प्रकार बेहोशी के पेशेंट तथा मसल्स और नर्व्स की बीमारियों के सुन्नपन इत्यादि के पेशेंट हम ओपीडी में देखते हैं। डॉक्टर सुराणा, आमतौर पे जो सर दर्द हम लोग देखते हैं उसमें और गंभीर प्रकार का सर दर्द है, ये एक मरीज कैसे उसको डिफरेंशिएट करेगा? क्योंकि आमतौर पे सर दर्द के लिए तो कोई भी हर बार डॉक्टर के पास नहीं जाता, लेकिन एक मरीज को किस तरह से पता लगेगा कि ये गंभीर सर दर्द है, इसके लिए उसको डॉक्टर या न्यूरोफिजिशियन के पास जाना चाहिए? सर दर्द दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हेडेक्स जिसके अंदर टेंशन हेडेक, माइग्रेन एवं क्लस्टर हेडेक आते हैं, तथा दूसरे प्रकार के सर दर्द वो होते हैं जिनमें से बहुत सी इमरजेंसीज हो सकती है। तो ये किसी व्यक्ति को एकदम तीखा दर्द होता है, अचानक दर्द होता है, उसको बुखार आ रहा है या चोट लगने के बाद में उसको सर दर्द हुआ है इत्यादि, इस तरह के सर दर्द जो कि बहुत छोटे होते हों और तेज़ी से बढ़ रहे हों, जिसमें सुस्ती आती है, उल्टी होने लगती है, तो ऐसे मरीज़ को हम सीरियसली लेते हैं। ये सीरियस बीमारी के लक्षण होते हैं। और एक कॉमन प्रकार का सर दर्द जो डॉक्टरों की आम भाषा में बहुत सुनने को मिलता है, माइग्रेन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, माइग्रेन का ऐसा कि न्यूरोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस के अंदर करीब 80 से 90% पेशेंट जो होते हैं वो सर दर्द के, वो माइग्रेन के होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है तथा हम प्रतिदिन मतलब 10 से 20 पेशेंट तक इसके देखते हैं। माइग्रेन का इलाज लंबा चलता है डॉक्टर साहब? हाँ, माइग्रेन का इलाज अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द लगाता रहता है, बार बार रहता है, उसको हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी यानी कि उसको सर दर्द नहीं हो, उसकी जब बीमारी का इलाज शुरू करते हैं तब ये 8 से 9 महीने कम से कम लेना पड़ता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अटैक्स कम हो जाते हैं। वैसे ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है तथा इलाज, समुचित इलाज के बाद में अटैक्स बहुत कम हो जाते हैं और ये कंट्रोलेबल हो जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। डॉक्टर ऐसे है, हाँ जी, हमारी बहन है, हाँ जी, उनकी क्या है, नींद नहीं आती है। डॉक्टर प्रवीण सुराणा आपकी बात का जवाब देंगे। तो उनको अनिद्रा की शिकायत है। अनिद्रा के सबसे कॉमन कॉज यूजुअली साइकोजेनिक होता है, यानी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो, बेचैनी हो, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस वगैरह हो तो उसमें नींद नहीं आती है। और इसके अलावा सिस्टमिक बीमारी यानी किसी को हार्ट की, लंग्स की कोई भी प्रकार की बीमारी हो और तो उसको स्वस्थ न होने के कारण नींद नहीं आती है। तो उनको क्या बीमारी है? क्या उनको कोई दूसरी बीमारी भी है? डॉक्टर ऐसा है कि मेरे ना मेंसेस जो पीरियड है वो ठीक नहीं आता है, और सेकंड है कि मेरे कान के ऊपर थोड़ा सा वो कांट सी है। तो मैंने वहाँ हमारे शहर में दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है, एक्सरे मैंने करा ली थी, तो पर मुझे ना नींद नहीं आती, पता नहीं क्या बात। निश्चित रूप से आप इन दो बीमारियों को लेकर, कान की समस्या और अपने कान के जस्ट ऊपर जो है ना सर भी माना जाता है, हाँ जी, वहाँ पर गांठ है, हल्की छोटी सी है। हाँ, तो इसका तो छोटा मोटा ऑपरेशनों के इलाज हो सकता है, लेकिन आपकी मुहावरे की समस्या को लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट दिखाएं। और मुझे ऐसा लगता है इन समस्याओं को लेकर आप चिंतित हैं तथा इसलिए नींद नहीं आती है। तो इन प्राइमरी बीमारियों का इलाज करवाइए, आपको नींद आने लगेगी। अगर नींद नहीं आती है तो इसके लिए बहुत सारे इलाज होते हैं,
तो सबसे पहले तो यह है कि व्यक्ति समय पर सोए और समय पे उठे। इसके अलावा सोने से पहले वो चाय वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना ले जिससे उसको नींद ना आए। और इसके अलावा खाने का वो ध्यान रखे, लाइट डाइट लें, रोज़ एक्सरसाइज करें, सोने से पहले घूमें तो नींद जल्दी आएगी। कमरा साफ़ रहना चाहिए, उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कमरे का वातावरण और टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो। हेलो। अच्छा, हाँ जी। मेरे क्या है कि रीढ़ की हड्डी में ना प्रॉब्लम है। हाँ जी। जैसे क्या है कि मेरे पाँव मतलब भारी हो जाते, आधे घंटे से ज्यादा नहीं खड़ी रह सकती। डॉक्टर सुराणा आपकी बात का जवाब देंगे। तो आप जब चलते हैं तो ये बढ़ जाती है क्या तकलीफ? हाँ जी, और मैं ना चलते चलते गिर जाती हूँ डॉक्टर। आपको शायद लंबर कैनाल स्टेनोसिस की समस्या है, तो इसके लिए आपका डिटेल लंबर कैनाल स्टेनोसिस की समस्या लगती है, जिसके अंदर व्यक्ति खड़ा होता है और थोड़ी देर खड़ा होने के बाद में वो चल नहीं पाता है, पाँव में भारीपन होता है। क्या आपको पाँव में भारीपन होता है? हाँ जी। सुन्नापन भी होता है? हाँ जी, हाँ जी। शायद आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की बीमारी है। इसके अंदर आपकी नर्व्स को चलने पर जो खून का दौरा बढ़ना चाहिए वो पूरा खून का दौरा नहीं हो पाता है। इसके लिए विशेष प्रकार की जांच जिसे MRI कहते हैं ये की जाती है, तो इसके बाद में इसका समुचित इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन भी है क्या? इसका ऑपरेशन भी है और ये बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है, टेक्निकली बहुत आसान होता है और इससे आराम बहुत अच्छा मिलता है। थैंक यू। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर सुराणा, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे थे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन की दवाइयाँ बताइए आपने 8 से 10 महीने लेनी पड़ती हैं, तो क्या उन दवाइयों का दुष्प्रभाव नहीं होता क्या? सभी दवाओं का दुष्प्रभाव होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन हम इस प्रकार से इनको दवाइयों को देते हैं उम्र देखते हुए और सेक्स देखते हुए कि भाई किस उम्र में क्या दवाई दी जाए। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अलग दवाई दी जाएगी, एक लड़की को, कुंवारी लड़की को अलग तरह की दवाई दी जाती है, छोटे बच्चों को अलग दवाई दी जाती है। छोटे बच्चों में और बच्चों में दवाएँ अलग तरह की होती है जिनका इफेक्ट होता है। तो इस तरह से दवाएँ तय की जाती है और कई बार कम्बिनेशंस दिए जाते हैं ताकि उसका दुष्प्रभाव कम से कम रहे और इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। और 1 हफ्ता या 15 दिन बाद हम यह तय करते हैं कि मरीज़ कौन सी दवाई टॉलरेट कर रहा है, उसके हिसाब से उसका आगे का ट्रीटमेंट तय किया जाता है। बिल्कुल ठीक बताया। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, लगता है फ़ोन कट गया। बातचीत का दौर हम लोग जारी रखते हैं। हम लोग अब बात करते हैं लकवे के बारे में। लकवा आपने बताया एक बहुत साधारण सा प्रेजेंटेशन है आपकी प्रैक्टिस में। किस प्रकार के लकवे के मरीज आते हैं, क्या एक इमरजेंसी के रूप में आते हैं, और ये भी बताएं कि किस तरह से लकवे के मरीज को शुरुआती घंटों में किस तरह से डील किया जाना चाहिए? देखिए, लकवे के मरीज़ बहुत कॉमन है, अनकॉमन तो नहीं है। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास में कई बार रेफर्ड पेशेंट आते हैं तो एक्यूट नहीं होते, लेकिन सभी फिजिशियंस और सारे डॉक्टर्स इनको एज इमरजेंसी डील करते हैं। और लकवे के अंदर तुरंत यूजुअली अचानक व्यक्ति एक हाथ और पाँव और मुंह काम करना बंद कर देता है, इसमें बेहोशी भी आ सकती है। और इसके बाद में मरीज़ को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। अपने नियरेस्ट सबसे बढ़िया सेंटर के ऊपर मरीज़ जाए और मरीज़ को ले जाया जाए, उसका तुरंत इलाज चालू किया जाए। आजकल CT स्कैन और MRI की फैसिलिटीज़ है, इससे ये तय किया जाता है कि बीमारी का इलाज आगे कैसे हो, क्योंकि थ्रोम्बोसिस और हेमरेज 2 प्रकार के लकवा होते हैं यूजुअली, इनके इलाज बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मरीज़ अस्पताल पहुँचे, उसका जल्दी CT स्कैन हो और उसका तुरंत डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो। इसका मतलब ये कि जिस मरीज को भी लकवा हो यथाशीघ्र संभव ये कोशिश की जानी चाहिए कि वो शीघ्र से शीघ्र किसी नज़दीकी अस्पताल पहुंचे जहां पे CT स्कैन या MRI की सुविधा उपलब्ध है, या एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाए और फिर उसको शहरी किसी अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। पर मेरे क्या है कि सोचती हूँ तो करना सिर में ऐसे जैसे गड़ा खाली होता है और पानी कैसे हिलता है वैसे महसूस होता है जब सोचती हूँ तो सिर में। हाँ, डॉक्टर सुराणा आपकी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर सुराणा आपका जवाब देंगे सवाल का। इसके अलावा मैडम आपको और क्या होता है? इसके अलावा का सर पहले क्या मेरे को हड्डी वाले ने कोई गोली दी थी, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, उल्टियाँ वगैरह हुई और हार्ट बीट मेरी हो गई 150। उसके बाद में गांधी हॉस्पिटल में भर्ती हुई, मैं ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में थोड़ा फर्क हो गया। अब साल भर हो गए, जैसे ही मैं सोती हूँ तो सीधा से हिलता हुआ ऐसे लगता है मेरे को जैसे झूला आ रहा। तो आपको समस्या जो है वो चक्कर या उससे मिलती जुलती बीमारी? चक्कर गोल गोल नहीं आते सर, जैसे आगे पीछे होती हूँ वैसे होता है। इसे गिडीनेस कहते हैं। तो इसके विशेष प्रकार की जांच और
और इलाज संभव है। इसमें सबसे पहले तो आपकी शारीरिक जांच की जाएगी, बीपी लिया जाएगा। सीटी स्कैन करवाया है, उसमें कुछ भी नहीं आया। और क्या जांच कर? तब आपको सिनारिजिन प्रकार, एक विशेष प्रकार की दवा सिनारिजिन से लाभ मिलेगा। और इसके अलावा कुछ दिन तक आपको नींद लाने की दवाई दी जा सकती है कि आपको तुरंत नींद आए और आपको राहत मिले। एक पर अभी क्या मेरे आँख में प्रॉब्लम हो गई है, तो दोनों आँखों से देखती हूँ तो मेरे को 2 या 4 दिखते हैं, डबल दिखते हैं। तो मैंने अभी आँख वाले को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि आप है ना कोई नस आपकी सिर की खराब हो गई है, तो आप मेरे फिजिशियन को बताइए क्या कहते हैं। आपकी जांच की जाएगी और उसके बाद में हम आपको समुचित उत्तर दे सकते हैं। वैसे कई प्रकार की बीमारियों, मसल्स या नर्व्स की, आँख की मसल्स या उसकी नर्व्स की बीमारी से और ब्रेन के अंदर होने वाली बीमारी से इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आपको डिटेल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और इसके बाद ही उचित राय दी जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सवाल करते वक्त अपने टीवी सेट के वॉल्यूम थोड़ा सा धीरे रख लें, ताकि इको जो स्टूडियो में आवाज़ सुनाई देती है वो कम से कम सुनाई दे और हम आपका जवाब और अच्छी तरह से दे सकें। डॉक्टर सुराणा, सवालों का दौर आगे जारी रखते हुए हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि लकवा किसी एक विशेष आयु वर्ग में ही होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है? ये सभी उम्र में हो सकता है। वैसे तो 50 से लगा के और आगे की उम्र में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती लकवे के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन नवजात शिशु से लगा के किसी भी उम्र में हो सकता है। और ये अलग अलग प्रकार की बीमारियों से अलग अलग उम्र में होते हैं। ज़्यादातर 50 के बाद में होने वाली बीमारी यूजुअली आर्टरीज की प्रॉब्लम से होती है। डॉक्टर सुराणा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि विभिन्न आयु वर्गों में किन किन कारणों से लकवा हो सकता है। जैसे आपने बताया नवजात शिशु में भी हो सकता है और बड़े लोगों में भी हो सकता है, तो कुछ आप खुलासा करना चाहेंगे किन कारणों से ये लकवा होता है विभिन्न आयु वर्गों में? डिलीवरी के समय फोर्सेप लगाने पर या दूसरी समस्याओं से बच्चे के दिमाग के अंदर नस पड़ सकती है और यूजुअली पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज या इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, तो इससे बच्चे को लकवे के लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद में किसी प्रकार की बीमारी से बच्चे के अंदर क्या है कि सेप्टिक फोकस बन के ब्रेन को डैमेज हो सकता है, तो उसको पैरालिसिस हो सकता है। तो इस तरह की बीमारी को हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। इसके अलावा हार्ट की बीमारियों से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है और भी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी से उनको लकवा हो सकता है। तो छोटी उम्र में लकवा तो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी से होता है या इन्फेक्शियस इलनेसेस वगैरह के कारण हो सकता है। इसके बाद में पहले RSD यानी कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज बहुत कॉमन होती थी, रोमेटिक हार्ट डिजीज, उससे क्या है बहुत से मरीजों को, यंग पेशेंट्स को लकवा हो जाता था। आजकल दूसरी बीमारी से लकवे होते हैं। इसके बाद में कुछ खून की बीमारियों से हो सकता है, आपकी अनुवंशिक खून की बीमारी हो, जैसे खून ज़्यादा जमता हो, इस प्रकार की बीमारी से भी छोटी उम्र में पैरालिसिस हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एथेरोथ्रोम्बोटिक यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल, BP और आर्टरीज की धमनी के अंदर जमाव और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो बीमारी होती है वो कॉमन होती चली जाती है। इसके बाद में हेमरेज और दूसरी बीमारियों के कारण लकवा होता है। ज़्यादातर लकवा 50 की उम्र के बाद में एथेरोथ्रोम्बोटिक ओरिजिन का होता है। ठीक बताया आपने। और डॉक्टर सुराणा ने ये भी बताया कि जैसे ही लकवे के लक्षण शरीर में आते हैं तो हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अब हम एक कॉल लेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, डॉक्टर नमस्कार, मैं अर्जुन बोल रही हूँ। नमस्कार। डॉक्टर सुराणा से आप सीधा बात कीजिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। अर्जुन जी, हमारी सिस्टर भर्ती है कमल नगर में, आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंट नंबर बेड नंबर 207 है, 2nd फ्लोर में आते हैं। और ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की पेशेंट है और इनको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अच्छा। और इसमें बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ उपलब्ध है। तो इसमें एक तो 4 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाक, इथामोटोल और पाराजिनामेट, ये दी जाती है। इसके साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगते हैं और दिमाग की सूजन कम करने के लिए डेकाड्रोन वगैरह दिया जाता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है बीमारी के ऊपर समुचित कंट्रोल हो जाता है। और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के सभी पेशेंट अगर समय पर पहुँचे तो इसमें किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रहती है। यदि समय पर नहीं पहुँचते हो, पर्टिकुलर छोटे बच्चों में, 3 साल से छोटे बच्चों के अंदर ये बीमारी घातक साबित हो सकती है और ब्रेन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। पैरालिसिस से लगा के कई कमियां रह सकती है। तो आपकी बहन का अच्छा इलाज हो जाएगा। धन्यवाद अर्जुन जी फोन करने के लिए। लकवे पे चर्चा जारी रखते हुए डॉक्टर सुराणा, हमने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में, कुछ लकवे के मरीज तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और ताउम्र वो लकवे का कुछ हिस्सा या कुछ असर उनके शरीर में रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनिशियल इवेंट कैसी थी, यानी डैमेज कितना हुआ ब्रेन को।
अगर बहुत छोटा डैमेज है तो रिकवरी फास्ट होगी। और कई बार जिसे हम TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए ब्रेन का सर्कुलेशन कम होता है, वापस चालू हो जाता है। तो जब वापस चालू हो जाता है तो रिकवरी पूरी हो जाती है। तो ऐसे बार बार अटैक हो सकते हैं, इसके भी समुचित इलाज है और इसके बाद में मरीज़ को अटैक नहीं होता है। कुछ बहुत छोटा डैमेज होता है जिसे हम लेकुलर इन्फार्क्ट कहते हैं, इसमें रिकवरी अच्छी हो जाती है। छोटे हेमरेज के अंदर भी रिकवरी अच्छी हो जाती है। इसके बाद में कुछ मरीजों के डैमेज ज़्यादा बड़ा होता है, तो इनिशियली ये तय करना मुश्किल होता है कि डैमेज छोटा है या बड़ा है। तो जो रिकवरी होती है उसी से डिसाइड होता है कि डैमेज इनिशियली कितना आता है। वैसे CT स्कैन MRI की सहायता से कहा जा सकता है कि किस व्यक्ति को कितना आराम मिलेगा। मतलब हम पहले से ही बता सकते हैं उसको कि इसमें रिकवरी पूरी होगी या कुछ असर ज़्यादातर ये तय किया जा सकता है। और इसके बावजूद हमने ये देखा है कि कई बार बड़े डैमेज के बावजूद मरीज़ की रिकवरी अच्छी होती है। ये ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि राइट हैंडेड डोमिनेंस है, लेफ्ट हैंडेड डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है, और इसके ऊपर डिपेंड भी करता है। कई सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। तो कई बार रिकवरी पूरी होती है, कई बार पूरी नहीं हो पाती है। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर सुराणा से आप सीधे सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार। मेरे एक बच्ची है जो अभी 16 साल की है। हाँ जी। 4 साल की थी तब उसे एपिलेप्टिक अटैक आया था बुखार में। इसे फेब्रल कन्वल्जन कहते हैं। जी सर। इसे फेब्रल कन्वल्जन कहते हैं। जी सर। फेब्रल कन्वल्जन कहते हैं, बुखार के साथ आने वाले। हाँ, बुखार में एपिलेप्टिक अटैक आने के बाद में उसे हाथ और पैर थोड़ा यूँ हल्का हिलने लगा और मुंह से लार आई। उसे एपिलेप्टिक का मैंने 8 साल ट्रीटमेंट करवाया। अब उसमें मेंटल रिटार्डेशन आ गया है। तो मेंटल रिटार्डेशन में अब वो एक्सेस बोलती है, इसके लिए कोई सजेशन? हाँ, तो जब एक्सेस बोलते हैं तो इसके लिए भी कुछ दवाइयाँ होती है। तो एक तो बार बार मिर्गी का हो सकता है कि इनको मिर्गी की जो बीमारी थी वो थोड़ी तेज़ थी, तो वो पूरी कंट्रोल नहीं हो पाई। अगर कंट्रोल हो भी गई तो उसने परमानेंट डैमेज कर दिया ब्रेन को। तो इसके लिए भी दवाइयाँ होती है, इसका इलाज होता है। तथा जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, और यदि अच्छा ये बताइए, तो इस तरह के मरीज़ को हम दवा दे के कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बताइएगा कि वो कहीं भी टिक नहीं पाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। हेलो हेलो। लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। यानी हम ये बता सकते हैं कि इस तरह के मरीजों का इलाज भी संभव होता है। आजकल पिछले 5-6 सालों में बहुत अच्छी दवाई आ गई है जो कि टॉकेटिवनेस और हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे लकवे के बारे में। लकवे के बचाव के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या इससे कोई बचाव संभव है? बचाव बिल्कुल संभव है। देखिए, जिनको कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ है, यानी आनुवंशिक या कुछ उसकी एबनॉर्मल फॉर्मेशंस वगैरह हैं, तो वो तो उसका इलाज भी होता है, ऑपरेशन वगैरह किए जा सकते हैं, इलाज संभव है। लेकिन ज़्यादातर तो क्या है कि ये ब्लड प्रेशर करना होता है, तो हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, हम धूम्रपान बंद कर सकते हैं, हम डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, हम सीडेंटरी लाइफ नहीं रखें, यानी कि एक्सरसाइज करें, शारीरिक परिश्रम करें, तो इन बीमारी से बचा जा सकता है। चर्चाओं का ये दौर जारी रहेगा। अब हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक्सरसाइज और अन्य बचाव के तरीकों पे बातचीत करेंगे। डॉक्टर ऑनलाइन में एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं फेमस न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण सुराणा। हम लोग बातचीत कर रहे थे लकवे के बारे में। डॉक्टर सुराणा ने बताया कि लकवे से कैसे बचा जा सकता है और एक्सरसाइज का लकवे के बचाव में क्या रोल है। डॉक्टर सुराणा, इन दिनों योगा काफी प्रचलन में है, एक्सरसाइज का एक भाग माना जाता है योगा को। आपके योगा पे क्या विचार है? योगा पे ऐसे बहुत कुछ लाभ होता है। लकवा हो और रोकने दोनों, अगर लकवा हो जाए तब भी बहुत फ़ायदा होता है योगा अभ्यास करने से, और लकवा न हो रोकने के लिए, रोकथाम में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो योगाभ्यास के लिए व्यक्ति को ट्रेंड योग शिक्षक के पास में जाना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है, शरीर के कंट्रोल पर बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और फिजियोथेरेपी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भी इलाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। लकवा हो जाने के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प से और विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता के बाद में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लकवे के मरीज़ को बहुत लाभ मिलता है और काफ़ी अच्छी रिकवरी होती है। तो जितना दवाएं असर करती है उतने ही असर फिजियोथेरेपी करती है। डॉक्टर सुराणा ने बताया कि लकवे से बचाव के लिए हम लोगों को नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक बार लकवा हो जाने के बाद में फिजियोथेरेपी यानी कसरत का बहुत महत्व है। अब हम बातचीत का ये दौर जारी रखेंगे। अब हम एक कॉलर का क्वेश्चन भी था मिर्गी से संबंधित। फिल्मों में डॉक्टर सुराणा हमने बहुत बार देखा है कि मिर्गी का दौर पड़ने पे मरीज को जूता सूंघाया जाता है, उसके दांतों के बीच में चम्मच डाला जाता है। ये कितना सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मिर्गी ब्रेन की एक पर्टिकुलर पार्ट से एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से होती है, एक बीमारी है।
और इसके इलाज के अंदर जूता सूंघने से कुछ नहीं होगा, अंधविश्वास करने से, झाड़ फूंक और इनसे कोई फायदा नहीं होता है, स्थानक में जाने से, थान में जाने से कोई लाभ नहीं होता है। व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और उसको लगातार तान आ रही होती है, इसको हम स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। ये तो इमरजेंसी होती है विशेष प्रकार की, इसका तुरंत और समुचित इलाज होता है। और इसके अलावा व्यक्ति को न तो छेड़ना चाहिए, न उसके मुंह में अंगुली डालनी चाहिए जब दौरा है तो, इससे आपकी उंगली को कर देने का खतरा रहेगा। और उसके भी दांतों को न चम्मच डालना चाहिए, उसको बिस्तर भी लिटा देना चाहिए ताकि उसके हाथ पाँव के जो मूवमेंट होते हैं उससे उसको हाथ पाँव को नुकसान नहीं पहुँचे। यदि किसी व्यक्ति की जीभ थोड़ी बहुत कट भी जाती है दौरे से, ये कुछ नहीं होता, ये अपना आप रिकवरी हो जाती है, कट के अलग नहीं हो सकती दौरे के कारण। मेरे ख्याल से डॉक्टर सुराना ये सब भ्रांतियां मिर्गी के साथ इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मिर्गी लाइलाज है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसका इलाज संभव है, कुछ मरीजों में संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ ज़्यादा हो तो, बाकी अदरवाइज़ 80% मिर्गी के मरीजों का पूरा इलाज संभव होता है। 2 से 3 साल के दवाओं के बाद में पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं, ये शादी कर सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, तथा ये सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो 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 नमस्कार। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। मेरा पोता है 7 साल का। हाँ जी, उसको नींद नहीं आती है। हाँ जी, आप बोलते रहिए आप। हाँ, मेरा पोता है हाँ जी, 7 साल का। हाँ जी, उसको नींद नहीं आती है, डॉक्टर सुराना। बहुत कम नींद आती है उसको, न रात को आती है न दिन में आती है। नमस्कार, तो ये बताइए मैडम कि बच्चे का वैसे शारीरिक और मानसिक विकास कैसा है? वो पढ़ने में, चलने फिरने में, वो वैसे कैसे बात करने में उसका दिमाग वर्क कैसा है? वैसे नॉर्मल है, तो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो बच्चा है नहीं, लेकिन सभी काम में नॉर्मल है। नॉर्मल है तो अगर वो कम नींद लेता है इसका मतलब उसको नींद कम आती है, इसको कम नींद की ज़रूरत है। यूज पता है वो खुद ही है, बच्चा खुद मौजूद है, इस बात को रियलाइज करता है कि मेरे को नींद नहीं आती दादी। यूजुअली बच्चों को 8 से 9 घंटे नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम नींद की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार माता पिता चिंतित होते हैं तो बच्चा भी चिंता करता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा है, उसका मानसिक विकास अच्छा है, वो खाना पीना भी ढंग से नहीं खाता है। ये तो हर माता पिता का ये शिकायत है कि बच्चा नहीं खाता है। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब खाए और पहलवान हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सामान्य दिखता है बच्चा तो ज़्यादा चिंता न करें। फिर भी इनकी जांच की जा सकती है कि इनको स्कूल में, घर में कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, कोई दूसरी समस्या तो नहीं है, कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं है। जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि उसे नींद क्यों नहीं आती है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चा आपका स्वस्थ है, अच्छा है, और शायद उसको इतनी ही नींद की ज़रूरत है जितनी वो लेता है। थैंक यू। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर सुराना मिर्गी के इलाज के बारे में। मिर्गी का इलाज काफ़ी लंबा चलता है, तो इसके खर्चे के बारे में कोई ऐसा व्यवस्था है, कोई संस्था है ऐसी जो इसमें मदद कर रही है? देखिए, सरकारी अस्पतालों में बहुत सी दवाइयाँ फ्री मिलती है। इसके अलावा बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि इस प्रकार के कार्यों को चलाती है। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल के अंदर फ्री कैंप्स किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज फ्री कैंप करती है, डॉक्टर्स इसमें सहायता करते हैं, तो जांच भी की जाती है और निदान किया जाता है और उनको रेगुलर सप्लाई मिलती रहती है। तो वैसे तो प्राइमरी एपिलेप्सी में ज़्यादातर तो क्या है कि ज़्यादा महंगी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मरीज़ को 2 से 3 साल तक दवाई लेनी पड़ती है और ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। अगर मिर्गी कंट्रोल नहीं हो तो सेकेंड लाइन ड्रग थोड़ी महंगी होती है, और उसमें भी आजकल कई प्रकार की कंपनीज के कारण आपको सब्सिडाइज रेट में दवा मिल जाती है। तो मिर्गी को तो एक तपस्या की तरह लेना चाहिए, लगातार दवा लें, नागा नहीं करें, और तपस्या भंग ना हो तो 2 से 3 साल बाद में फुल कंट्रोल पॉसिबल है। और इसमें दवाइयाँ गार्डिनल, फिनाइटोइन और ये सब बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। आजकल कार्बामेज़र भी बहुत सस्ती रेट में मिलती है, सोडियम वाइल्प्रेट भी सस्ती रेट में मिलती है। तो फर्स्ट 4 ड्रग्स तो बहुत सस्ती है। इसके बाद में सेकेंड लाइन में ड्रग महंगी है, लेकिन फिर भी आम आदमी भी इसका खर्चा वहन कर सकता है। इस बीच एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप अपना सवाल पूछिए सीधे डॉक्टर प्रवीण सुराना से। सर, मेरा बच्चा जो है 18 साल का है। जब छोटा था ना सर, तो उसको कन्वर्सन बहुत आते थे सर। तो उसको अब क्या है कि करीब महीने में 15 दिन में एक बार उसको मतलब एक बार ऐसा गुस्सा आता है कि वो मतलब गवाहों को मारने के लिए दौड़ता है। तब उसको क्या ट्रीटमेंट है, उससे कुछ फर्क हो? उसको 3 साल से कंटिन्यू टेग्रिटॉल 100 दी थी उन्होंने। अब उसके दौरे नहीं आते हैं मैडम? अब उसको दौरे नहीं आते हैं? नहीं सर, दौरा नहीं आता सर।
ताने नहीं आते हैं सर उसको। हाँ, तो अब उनको ताने नहीं आते हैं तो उसका जो इस प्रकार के इम्पल्सेज आते हैं, रेज रिएक्शन कहते हैं, उसके लिए साइकेट्रिस्ट आपको विशेष प्रकार की दवाई देंगे जिससे इनके इस प्रकार की इम्पल्सिवनेस कम हो जाएगी और इसका समुचित इलाज संभव है। इसमें इसके ऊपर निर्भर करता है किस तरह का कितना आता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा आता है तो तेज़ दवाई दी जाएगी, उसको गुस्सा कम आता है, इम्पल्सेस कम आती है तो हल्की दवाई दी जाएगी। जब उसका गुस्सा तो बहुत आता है, मतलब कोई जैसे मैंने राजीव माथुर साहब को दिखाया था तो उन्होंने उससे पूछा भाई तू महंगी चीजें फोड़ता है या कुछ महंगी चीजें क्यों फोड़ो। तो ऐसा है कि आजकल नई मतलब जैसे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहते हैं, इसे देने पर क्या है कि बहुत अच्छा मतलब क्या है कि इस तरह के गुस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है। इम्पल्सिवनेस के लिए लिथियम भी बहुत यूज़फुल होती है और इम्पल्सिवनेस के लिए टेग्रिटोल खुद मतलब बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो इन दवाओं के लेने के बाद में इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर सुराणा, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में बुजुर्ग लोगों के अलावा हमने देखा है बहुत से युवा वर्ग के लोग भी हैं जो अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस और एंजाइटी, डिप्रेशन इन रोगों से ग्रसित हैं। इसका क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है आजकल? एक कॉलर का फ़ोन भी था कि उनका बच्चा नहीं सोता है, तो ये छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में तो काफ़ी सालों से हम देख रहे थे, पर आजकल इस भागदौड़ की ज़िंदगी में ये छोटी आयु वर्ग में भी हो रहा है, ऐसा क्यों है? सोसाइटी के अंदर कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो गई है तो व्यक्ति टारगेट्स पूरा करना चाहता है, भागदौड़ में लगा हुआ है। तो इस टेंशन के कारण क्या है कि अनिद्रा होती है। तो ज़्यादातर अनिद्रा के मरीज जो होते हैं उनको या तो डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है। तो इसके लिए क्या है कि उनको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स दी जाए तथा उनको साइकोथेरेपी दी जाए, उनको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प मिले, साइकेट्रिस्ट की हेल्प मिले, तो उससे उनकी इस समस्या पर निदान पाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने जैसे पहले बताया कि मेडिकल इलनेसेस जैसे हार्ट की, लंग्स की और भी कोई प्रकार की बीमारी जिससे व्यक्ति को आराम नहीं है तो रात को पूरा सो नहीं पाएगा, उसकी प्राइमरी डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उसे नींद भी अच्छी आएगी। इस बीच एक कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं डॉक्टर आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, आप डॉक्टर सुराणा से सीधा सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। मेरे ब्रेन में जो मेजर ब्रेन में है ना सिस्ट डेवलप हो गया, जिसे मतलब 6 साल होने को आए हैं। MRI वगैरह भी कराई थी मैंने। मेरे को रात में नींद कम आती है और लेफ्ट टाइम में स्पिन डेवलप हो गई, वो वर्टिकल मूवमेंट करती है और मतलब ब्रेन में दर्द भी रहता है। तो आपकी सिस्ट इसका मतलब बिनाइन जिसे हम कहते हैं कि जिसमें कोई खतरा नहीं है वैसे उस प्रकार की है। अगर ये ऐसे हिस्से में जिसका ऑपरेशन हो सकता हो तो आप इसका ऑपरेशन करवाइए और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। डॉक्टर MRI के अकॉर्डिंग मैंने दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि मेजर ब्रेन में है जिसे हम उस पार्ट को छेड़ नहीं सकते हैं और बहुत सी बार मेरे हाथों में वाइब्रेशन होता है और मुझे वीकनेस बहुत फील हो रही है। तो इसके लिए क्या है, कुछ विशेष प्रकार की रेडियोथेरेपी वगैरह भी होती है, गामा नाइफ, तो उसके इलाज से भी चीज़ इलाज संभव है। तो आपको गंगाराम में इस प्रकार के गंगाराम अस्पताल में सलाह दी गई होगी। अगर ये नहीं संभव है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, योगाभ्यास कीजिए और विशेष प्रकार की दवाओं से आपको लाभ मिलेगा। तो आपके ट्यूमर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी अकड़न आत्मा में आती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो नींद का क्या इससे कनेक्शन है? हाँ, मुझे लगता है कि आप इस बीमारी को लेकर चिंतित है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नींद की आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है, उसको दिया जा सकता है। इसे ज़ोलपिडेम कहते हैं, तो ज़ोलपिडेम से नींद अच्छी आ सकती है। अगर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा है तो हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देंगे, उससे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। सोने से पहले आप व्यायाम करें, अपने सोने को कमरे को व्यवस्थित रखें, समय पे सोएं, समय पे उठें, तो मुझे लगता है आपको अच्छी नींद आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार। नींद की गोलियों की डॉक्टर सुराणा आपने बात की, नींद की गोलियों का बहुत धड़ल्ले से मार्केट में आजकल उपयोग हो रहा है, आप इसको उचित मानते हैं? नहीं, ये तो अनुचित है। ऑफ कोर्स अनुचित है कि भाई आप छोटी छोटी बात पे नींद की दवा ले लेते हैं। तो छोटी बात हुई और दवा ले ली, एक बार शुरू हो जाती है तो इसकी आदत पड़ जाती है। तो सबसे बड़ा तो यही है कि भाई अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास में आप जाएं और उनसे अपनी सारी समस्याएं का डिस्कशन करें, उस हिसाब से दवा लें। अगर आप अपने मन से दवा लेते हैं तो धीरे धीरे इस दुष्चक्र में पड़ जाएंगे। आप लगातार दवा लेते रहेंगे और ज़्यादातर लोगों को इस प्रकार की नींद की दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। चर्चाओं का दौर आगे जारी रखते हुए डॉक्टर सुराणा, एक और कॉमन लक्षण हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, हाथ पैरों में झंझनाहट होना। डायबिटीज़ में ये अमूमन पाया जाता है, क्या कुछ और बीमारियां भी हैं जिसमें हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है, या डायबिटीज़ ही एक मुख्य बीमारी है? डायबिटीज़ तो देश में बढ़ती चली जा रही है, एपिडेमिक चल रहा है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी तो कॉमनेस्ट कॉज हो गया।
इसके अलावा लेप्रोसी के कारण इस तरह का हाथ में सुन्नापन वगैरह पहले बहुत था, आजकल इस पर कंट्रोल पाया जा रहा है। इसके अलावा और भी बीमारियां जिससे कि न्यूरोपैथी होती है, तो इसमें एक तो जीबी सिंड्रोम होता है जिसमें एक्यूट प्रेजेंटेशन का सडनली पेशेंट को ये तकलीफ होती है और रिकवरी हो जाती है। एक CIDP होती है जिसमें ऐसा स्लोली होता है। इसके अलावा आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक इलनेसेस ये पॉसिबल है। आपकी किडनी की समस्या आता है, आपको न्यूरोपैथी हो सकती है। तो न्यूरोपैथी के बहुत विविध प्रकार के कारण हैं। इनमें से ड्रग्स खुद कर सकती है, टॉक्सिन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट कर सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ों से आपको ये न्यूरोपैथी हो सकती है और इनके निदान के बाद में उस टॉक्सिन को हटाया जाए तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर वो मेटाबॉलिक है तो उसको उस हिसाब से इलाज हो। अगर कोई कंडीशनल एबनॉर्मलिटी है तो उसमें कुछ का इलाज संभव है, कुछ का संभव नहीं है। तो न्यूरोपैथी के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम अमिट्रिप्टिलिन देते हैं, गाबापेंटिन देते हैं, कुछ बी कॉम्प्लेक्स के हेल्प से इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से न्यूरोपैथी का इलाज संभव है। डॉक्टर सुराणा ने बताया कि जो हाथ पैरों में झंझनाहट है, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं हम तकनीकी भाषा में, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका इलाज संभव है और कुछ का इलाज नहीं भी संभव है। इस बीच एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सुराणा से। मैं तो धन्यवाद देने के लिए फोन किया है जी। आपको भी धन्यवाद। हमारे दादा का ब्लड प्रेशर 20 सालों से ठीक नहीं हुआ था, आपसे ठीक कराया तो ठीक हो गया। तो मेरी पूरी फैमिली आपको धन्यवाद देती है। आपको बहुत बहुत और धन्यवाद। आपका आभार मानती है। आप धन्यवाद। आपका ये माध्यम आपने सही चुना है धन्यवाद देने का। चर्चा हम लोग कर रहे हैं न्यूरोलॉजी की बीमारी की, और आपने बताया ब्लड प्रेशर का भी इलाज किया डॉक्टर सुराणा ने, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुराणा, हम लोग बात कर रहे थे न्यूरोपैथी की। इसी तरह से एक बीमारी है, काफ़ी मरीज आते हैं जिनके हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलवे में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी परेशान होते हैं, जगह जगह वो इलाज ले चुके होते हैं लेकिन उनका इलाज संभव नहीं। ये क्या बीमारी है? इसे हाइपरहिड्रोसिस कहते हैं। तो ये कई कारण से हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंटल ऑटोनोमिक डिसफंक्शन के कारण ये होता है। आजकल इसकी विशेष प्रकार के इंजेक्शन आते हैं जिसे बोटुलिन टॉक्सिन कहते हैं, इससे इसका इलाज संभव है। और हाइपरहिड्रोसिस कुछ ऑटोनोमिक डिसफंक्शन का भी एक लक्षण हो सकता है। तो अमिट्रिप्टिलिन नामक दवाई से इसका उसमें लाभ मिलता है। हाइपरहिड्रोसिस के लोकल ट्रीटमेंट के अंदर ऑफ कोर्स बोटुलिन टॉक्सिन इज़ द बेस्ट, और आजकल इसका इलाज संभव है। और ऑपरेशन कोई किए जाते हैं इसमें? इसमें विशेष प्रकार के ऑपरेशन पहले किए जाते हैं, लेकिन बोटुलिन टॉक्सिन के बाद में इस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर सुराणा, अब हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक बीमारी है पार्किंसोनिज्म, जो अपने पुराने फेमस मुक्केबाज थे मोहम्मद अली, उनके कारण बीमारी बड़ी फेमस हुई, अखबारों में पढ़ा पार्किंसोनिज्म के बारे में। ये क्या है? इससे मोहम्मद अली को ये बीमारी हुई, उससे क्या है कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ी। तो पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर हमारे ब्रेन की बेसल गैंग्लियन को डैमेज हो जाता है और सब्सटेंशियल नाइग्रा को डैमेज होता है। सब्सटेंशियल नाइग्रा के डैमेज के कारण बेसल गैंग्लियन काम नहीं कर पाते हैं। इससे व्यक्ति को ट्रेमर्स आते हैं, यानी हाथ कांपते हैं, उनके हाथ पांव अकड़ जाते हैं, उनको चलने में तकलीफ होती है, बोलते हैं तो स्पीड धीमी हो जाती है, चलते हैं तो मुड़ने में तकलीफ होती है। पोस्चर रिफ्लेक्सेस, यानी हम जब चलते हैं तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं बॉडी के वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस बीमारी के अंदर व्यक्ति सब तरह से अपने आप को असहाय महसूस करता है। लेकिन दवा के बाद में आजकल बहुत अच्छी दवाएं अवेलेबल है। इन दवाओं के लेने के बाद में व्यक्ति करीब करीब नियर नॉर्मल हो जाता है, वो आराम से अच्छा चलता है, उसके ट्रेमर्स कम हो जाते हैं और उसको काफ़ी लाभ मिलता है। डॉक्टर सुराणा, यादाश्त की कमी के कुछ मरीज भी आप देखते होंगे अपनी प्रैक्टिस में, उसका क्या कारण है? यादाश्त किस कारण से कम हो सकती है? यादाश्त का कमी होने का एक तो ये है कि व्यक्ति को जैसे डिमेंशिया कहते हैं, तो एक अल्जाइमर बीमारी होती है, इसकी भी अवेयरनेस तेज़ी से बढ़ी है। पर्टिकुलरली अमेरिकन राष्ट्रपति रेगन को जब हुआ था तो पूरी दुनिया में लोगों को मालूम पड़ा कि अल्जाइमर्स बीमारी क्या होती है। तो अल्जाइमर्स बीमारी के अंदर क्या होता है कि ब्रेन का डिजेनरेशन होने लग जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी डिजेनरेटिव डिजीज है जिसके अंदर क्या है कि व्यक्ति की यादाश्त धीरे धीरे कम हो जाती है। सबसे कॉमनेस्ट कॉज तो आजकल अल्जाइमर्स डिजीज ही माना जाता है। इसके अलावा जो हमने स्ट्रोक पे चर्चा की थी अभी, तो मल्टीपल स्ट्रोक होने के बाद में ब्रेन के बहुत से हिस्से काम करना बंद कर देता है, जिससे भी यादाश्त कम हो जाती है। इसे मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया कहते हैं। इस प्रकार हाइड्रोसिफिलिस और कुछ ट्रीटेबल होती है जैसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस, इससे भी यादाश्त कम हो जाती है। सबरल हेमेटोमा है, इनसे भी यादाश्त कम हो जाती है, इनका ट्रीटमेंट संभव है। बहुत सारी न्यूट्रिशनल इलनेस जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ही हो सकता है, तो इसका इलाज संभव है। तो बहुत सारी बीमारी से इलाज, बहुत सारी बीमारी के कारण डिमेंशिया
या याददाश्त की कम होना हो सकता है। इसका इलाज संभव है, कुछ का इलाज संभव है, कुछ का संभव नहीं है। इवन अल्जाइमर्स डिजीज जो कि लगातार बढ़ते चले जाते हैं, उसमें भी ऐसी दवाइयाँ आजकल उपलब्ध है जिसके सेवन से शुरुआत के 2-4 सालों तक क्या याददाश्त को अच्छा बनाए रखा जा सकता है। तो इसके कई कारण हैं और इनकी कई प्रकार की जांचें भी होती है और इलाज भी संभव है। और कुछ याददाश्त की कमी क्या है कि डिप्रेशन कारण भी होते हैं। कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता है, तो डिप्रेशन का इलाज करने से उनकी याददाश्त अच्छी हो जाती है। तो ये यंग पर्सन्स के अंदर बहुत पाया जाता है कि डिप्रेशन के बाद उनको याददाश्त कम होती है, लेकिन बेसिकली उनकी याददाश्त नहीं होती है। तो डिप्रेशन होता है जिससे वो कोई चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। डिप्रेशन का इलाज होने से उनका समुचित इलाज हो जाता है। एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार। हेलो। हेलो हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर सुराणा से आप अपना सीधे सवाल पूछिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मैं रामलाल बोल रहा हूँ सर। मेरे को डायबिटीज भी है और मेरे हार्ट में अस्थमा भी है और मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम ये हो गई थी सर, शरीर में जकड़न, आँखें फिर गई और जीभ भी अंदर चली गई, हाथों में जकड़न रही, पेट भी भारी हो गया, मैं किसी को पहचान नहीं सका। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो एक ने मेरे को सीटी स्कैन का बताया और एक ने मेरे को ईईजी करने के लिए कहा। तो ईईजी क्या होता है और सीटी स्कैन के अंदर वैसे कोई कुछ भी नहीं आया है। फिर वापस उन्होंने कहा साहब एक वो डॉपलर टेस्ट करवाया जाए जिससे ये मालूम पड़ जाए कि भाई की क्या बीमारी है और 1 महीने बाद में ये वापस अटैक हो सकता है। ऐसा क्या कोई पॉसिबल होता है क्या? हाँ देखिए, आपको डायबिटीज़ है तो मुझे लगता है शायद आपको ब्लड शुगर लो हो गया है। जो लक्षण बताएं आपने कि ब्लड शुगर लो होने से भी होता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि जिनका डायबिटीज़ का इलाज चलता है उनको डायबिटीज़ की गोली लेने से या इंसुलिन लेने के बाद में खाना खाना ज़रूरी होता है। जो दवा दी जाती है वो खाने के अनुपात में दी जाती है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो हो सकता है ब्लड शुगर लो हो जाए। ब्लड शुगर लो होने की हालत में ऐसी जो आपने लक्षण बताए ऐसा हो सकता है। तो सभी डायबिटीज़ के मरीज ये ध्यान रखें कि गोली अगर आपने ले ली है तो खाना पूरा खाएं और हर व्यक्ति डायबिटीज़ के अपने साथ में ग्लूकोज के बिस्किट या गोली वगैरह रखे, घर में इसके साधन रखें और अगर कभी बेहोशी आए या चक्कर आए या ऐसे लक्षण आए तो तुरंत वो ग्लूकोज का सेवन करें। तो कई बार तो इसी से समस्या खत्म हो सकती है। अगर ये संभव हो तो वो अपना ब्लड शुगर तुरंत चेक कर ले ग्लूकोमीटर से या आसपास लेबोरेटरी से, उससे भी उसे मालूम पड़ेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ को एथ्रोथ्रोम्बोटिक इलनेस ज़्यादा होती है। तो आपको जो बताया गया है कि व्यक्ति ये हो सकता है तो संभव है ये, और इसके लिए डॉपलर ये मालूम करता है, डॉपलर स्टडी ये मालूम करता है कि आपकी ब्रेन को खून ले जाने वाली नाड़ियाँ सिकुड़ गई है या नहीं। अगर उसकी वो सिकुड़ गई है, उसमें एथ्रोस्क्लेरोटिक हो गया है तो इसका इलाज संभव है। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने आपका डॉपलर स्टडी कराया। कई बार मिर्गी के भी लक्षण इस प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए आपको ईजी कराया गया। तो मिर्गी के मरीज़ के अंदर हम ईजी करवाते हैं। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफ से ये मालूम पड़ता है कि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। तो ये नॉर्मल हो सकती है और एबनॉर्मल हो सकती है। मिर्गी में ये एबनॉर्मल होती है तो हम ईजी देख के कह सकते हैं कि आपको एपिलेप्टिक अटैक हुआ या नहीं। तो आपको ये सारी जांचें उस हिसाब से की गई है। इस प्रकार सीटी स्कैन ये सोच के किया जाता है कि आपको अंदर कोई क्लॉट तो नहीं जम गया, आपको हेमरेज तो नहीं था, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब नहीं होती तो ये तसल्ली हो जाती है कि आपको ये बीमारी नहीं है सब। तो मैं खुश हूँ कि आपको न तो आपका सीटी स्कैन नॉर्मल आया, न आपकी डॉपलर में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर ऑनलाइन की इस कड़ी में अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर प्रवीण सुराणा से अपनी चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे। डॉक्टर ऑनलाइन में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं फेमस न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर प्रवीण सुराणा। डॉक्टर प्रवीण सुराणा से हमने अभी तक बात की सरदर्द के बारे में, लकवे के बारे में, मिर्गी के बारे में और बहुत सी समस्याओं के बारे में। हमने काफ़ी कॉलर्स के कॉल लिए, डॉक्टर प्रवीण सुराणा ने उनके जवाब दिए। डॉक्टर सुराणा, हम अब आपसे जानना चाहेंगे कमर दर्द और गर्दन के दर्द के बारे में। क्या ये भी न्यूरोलॉजी से संबंधित है? निश्चित रूप से कमर दर्द और सर दर्द के कमर दर्द और गर्दन के दर्द के अंदर 3 प्रकार के डॉक्टर्स डील कर सकते हैं। एक तो जनरल फिजिशियन जो कि इनको सब बीमारियों को जांच करे और इनिशियल प्रोसेसिंग करे। और बहुत सारे गर्दन कमर के दर्द बहुत सिंपल होते हैं, माइल्ड होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट जनरल फिजिशियन लेवल पे हो जाता है। तो सिंपल सादे एक्सरे गर्दन और कमर के किए, आपने जांच की, उसके बाद में रूटीन में दवा लिखी और मरीज ठीक हो गए। सेकंड, सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरो सर्जन्स को डील कर सकते हैं। तीसरे, न्यूरो फिजिशियन इसमें काम आता है क्योंकि इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो न्यूरो फिजिशियन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। कई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स के अंदर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर
जनरल फिजिशियन अगर किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाया तो जांच के बाद में विशेष जांचों से इसमें न्यूरोफिजिशियन ये तय करते हैं कि सर दर्द या कमर दर्द या गर्दन दर्द क्यों हो रहा है, तो उसके बाद में उसका समुचित इलाज होता है। इसमें विशेष रूप से एमआरआई का बहुत रोल होता है। एमआरआई ये तय करता है कि व्यक्ति को गर्दन का या कमर का दर्द डिस्क प्रोलैप्स के कारण या जिसे कहते हैं स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस होने के कारण है या किसी और कारण से है। तो ट्यूमर भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है व्यक्ति को, और बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो ये सब बीमारियों को एमआरआई के देखने के बाद हम तुरंत कह सकते हैं ये सभी बीमारी है या नहीं है। यूजुअली डिस्क प्रोलैप्स से होता है तो इसका इलाज अल्टीमेटली न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक्स ऑपरेशन करके करते हैं यदि ज़रूरत हो तो। 10 में से 9 बार एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए यूजुअली कमर और गर्दन के दर्द के मरीज न्यूरोफिजिशियन के पास में आते हैं, इनकी जांच की जाती है और उसके हिसाब से इलाज दे दिया जाता है। ये बहुत कॉमन हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत सीडेंट्री हो रही है, लोग एक्सरसाइज और परिश्रम कम कर रहे हैं शारीरिक, तो ये इस तरह की बीमारियाँ बढ़ रही है। और इसके अंदर फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जन्स और न्यूरोफिजिशियन तीनों का ही रोल है। बातचीत में डॉक्टर सोराना आपने बार बार जिक्र किया सीटी स्कैन का, एमआरआई का। कितनी अपने यहाँ पे जोधपुर में फैसिलिटीज हैं उपलब्ध न्यूरोलॉजी से संबंधित डायग्नोसिस की? बार बार मरीज को बार बार बड़े शहरों की तरफ क्यों भागना पड़ता है? क्या ये सब इधर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? ये सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध हो गई है। जोधपुर में पिछले 10 सालों में बहुत फैसिलिटीज़ बढ़ी है। सीटी स्कैन बहुत बढ़िया लेवल के यहाँ पर जोधपुर में उपलब्ध है। अच्छी रिपोर्टिंग अवेलेबल है। पिछले 8 साल से एमआरआई अवेलेबल है और इसलिए बहुत सारे मरीज़ अब नहीं जाते हैं दूसरे शहरों में। फिर भी कुछ आदतवश कुछ बड़े शहरों की जो रेपुटेशन उस हिसाब से लोग जाते हैं। यहाँ पर न्यूरोफिजिशियन हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, तो इस प्रकार की बीमारियों से डील करने वाले सभी लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं और ज़्यादातर लोगों का इलाज यहीं पर संभव हो जाता है। और न केवल यही बल्कि जोधपुर में अब हाई क्वालिटी के ईजी, वीडियो ईजी, नर्व कंडक्शन और ईएमजी भी उपलब्ध है, डॉपलर स्टडीज भी उपलब्ध है और बहुत सारे टेस्ट बायोकेमिकल और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पर अब जोधपुर से सैंपल लेके हम बाहर करवा के और रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मरीज को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जोधपुर में काफ़ी अब स्थिति एडवांस्ड हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में और इस प्रकार की सुविधाएँ बढ़ेगी। डॉक्टर सोराना, हम बात कर रहे थे जोधपुर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। आपने बताया कि पिछले 10 वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है इन समस्याओं में, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ में, और पिछले 10-12 सालों में आपने अपनी न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी होंगी मरीजों में कि कुछ गलत कर रहे हैं, उनको सही सलाह नहीं मिलती, ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं मरीजों में जिनके बारे में आपको बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लकवे के अंदर लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऊपरली हवा लग गई है या देवी देवता का प्रकोप है या पितरजी का प्रकोप है, तो लोग स्थानक जाते हैं, थान जाते हैं और अपना प्रीशियस समय, जो शुरुआत का समय जो होता है पहले 2-3 घंटे का, जिसमें कि तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होता है इलाज करने से, वो गंवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज को, लकवे के मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाएं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हो या एडवांस सेंटर्स हो, वहाँ पर ही ले जाएं और उस हिसाब से उनकी जांच हो, इलाज हो। अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर आई है तो खाली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। थ्रोम्बोसिस के अंदर तुरंत आपने एस्पिरिन दिए तो मरीज को लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले तो वो तुरंत डॉक्टर के पास भागे मरीज को लेके। इसके बाद में ये स्थानक वगैरह आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, तो आप ये सब करते रहें, लेकिन इलाज के साथ साथ ये चलें। ऐसा नहीं है कि आप उसी के ऊपर भरोसा लेके बैठ जाएं। इस प्रकार मिर्गी के अंदर क्या है, लोग यही करते हैं, भूत प्रेत का प्रकोप मान के इसका इलाज नहीं करते हैं। जबकि आज मिर्गी का इलाज का समुचित इलाज हो तो 70 से 80% मिर्गी का इलाज पूर्ण रूप से संभव है तथा 2 से 3 साल के इलाज के बाद में दवाई हटाई जा सकती है। सभी डॉक्टर यही कोशिश करते हैं कि 3 साल दवा देके और दवाई हटाई जाए। अगर मान लो वापस दौरा नहीं आते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। जैसे आपने अपने मरीज के दवाई हटाई है तो ये बिल्कुल संभव है कि दौरा नहीं आए। तो आज मिर्गी का इलाज समुचित संभव है। तो अब आज के समय के अंदर ये ऊपर ली या बाद ली और इसके ऊपर विश्वास करना उचित नहीं है। डॉक्टर सोराना, स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर ऑनलाइन के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप